अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 का स्पेशल है ये। एंड अब जो है आ गए हैं सेमीफाइनल्स, यानी द नॉकआउट स्टेजेस हैव स्टार्टेड नाउ। सो टुडे इज द फर्स्ट सेमीफाइनल ऑफ वर्ल्ड कप 2023 एंड इट इज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। जाहिर सी बात है, छुपी हुई कोई बात नहीं है, बिकॉज यस, इंडिया एंड न्यूजीलैंड आर द फर्स्ट टीम्स जो कि सेमीफाइनल में आपको फीचर करती हुई दिखेंगी। मुंबई के स्टेडियम वाकड़े में ये मैच खेला जाएगा। टॉस हो चुका है, टॉस इंडिया ने जीता है और जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। क्या चेंजेस हैं, क्या 11 है, उस हवाले से हमारी आज की डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर। और मैच जो कि टॉस हो चुका है, आपसे कुछ ही लम्हों के बाद शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ा मार्का है क्रिकेट की तारीख का। दो बेहतरीन टीमें इस टूर्नामेंट के आमने सामने हैं आज के इस मैच में। और इस मैच की शुरू होने से पहले बहुत सारी कंट्रोवर्सी जो है उसने जन्म ले लिया। जब ये कंट्रोवर्सी पैदा हुई कि जो पिच आज यूज़ की जा रही है, जो कि नॉकआउट स्टेजेस में आईसीसी गेम्स में नई पिच का इस्तेमाल किया जाता है, तो आज यूज्ड पिच के ऊपर मैच खेला जाएगा। 2 मैचेस इस पिच के ऊपर पहले खेले जा चुके हैं। और इस हवाले से जो इल्ज़ामात लगे हैं, जो बातें सामने आई हैं, डेली मेल ने जो खबर इस हवाले से पोस्ट की है, उस हवाले से डिटेल से बात करेंगे। हमारा पैनल पूरा, जोर का जोड़ की फैमिली पूरी मुकम्मल हो चुकी है। कल लाला ने वादा किया था कि बहुत जल्द वो यहाँ पर मुशी भाई के साथ होने वाले हैं, तो वो पहुँच चुके हैं। और आते ही उनकी शरारतें भी शुरू हो चुकी हैं, आपस में नोकझोंक भी शुरू हो चुकी है। बूम लाला शाहिद खान आफरीदी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम सारों को, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और हमारे बहुत ही अपने हर दिल अजीज शख्सियत, दिलों की धड़कन, हमारे प्यारे इस शो की आन बान शान, बॉलर हैं, बैटर हैं, वो एक लिविंग लेजेंड हैं। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मुझे वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुझे लगता है आप फिर शरारतें करते हो, जैसे शायद आता है ना तो आप लोग भी शरारती हो जाते हैं। शैतान हो जाता है। मुझे लग रहा है यार, ये क्या वजह है यार। जैसे अभी देखो ना, अभी एंड में कफील भाई नहीं कहा, बाकी सारा कुछ कफील भाई गुटकी वाला। लेकिन मुशी भाई देखिए, आपका तारुफ है और आप बताइए, इसमें एक चीज झूठ बोली मैंने। बहुत शुक्रिया, बहुत बिल्कुल सही बोली, कम बोली है। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, लेजेंडरी बल्लेबाज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं किससे पहले कोई और बातों में फौरन से कर दूं। बहुत शुक्रिया, वालेकुम। बिल्कुल और कुछ नहीं मैं कहता। ये अच्छी बात से शुरू करते हैं ना। अब जो है वो एक पॉज लगाया आपने, अस्सलाम वालेकुम, बस वो वालेकुम ज्यादा क्या है। मुशी भाई की हमने सुननी है जी आज की। नहीं, अच्छी बात कौन, शायद आया तो शायद करे, वो भी कर ले। So yes, वो हमारी जोर का जोड़ की एक रस्म, एक तरीका जिससे हम शुरुआत करते हैं अपने शो की। दैट इज एक अच्छी बात। आज की अच्छी बात क्या है लाला, आपकी तरफ बढ़। अच्छा, अचानक से आप लोगों ने पूछ लिया मुझसे, मुझे जो इस वक्त याद आ रही वो बताऊंगा। अच्छा, हमारे पाकिस्तान के अंदर मैंने बहुत देखा है देहाती इलाकों की जो शहर की जिंदगी है, बहुत लेट है हम लोग 10-10, 11-11 बजे उठने वाले लोग हो गए, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। रात को लेट सोते हैं, 12, 1, 2, कराची वाले तो 1:30-2 बजा देते हैं। लेट खाने खाते हैं। आई मीन कि थोड़ा सा हमें अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। सुबह जल्दी उठना चाहिए। आप जितने भी बाहर ममालिक हैं, यकीन करें, हम लोग ट्रैवल करते हैं, हर बंदा सुबह जल्दी उठा हुआ होता है, या पार्क्स भरे हुए होते हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं लोग, या रोडों के ऊपर लोग भाग रहे होते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वो जो हेल्थ जो है ना, क्योंकि ट्रेनिंग जो है इससे अच्छी मेडिसिन कोई नहीं है, तो अपने आप को केमिकल यूज़ करने से बेहतर है कि अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, सुबह जल्दी होनी चाहिए। बहुत लेट होती है लोगों की सुबह। बिल्कुल। तो ये है आज की अच्छी बात कि सूरज के साथ अपनी जिंदगी को अलाइन करें, कि सुबह उस हिसाब से उठें, और जब सूरज ढलने लगे तो तभी रात का खाना जल्दी से खा के जो है ना, फजर की नमाज के साथ हम अपने दिन का आगाज़ करें तो जाहिर है बहुत सारी बरकतें भी आएंगी इसमें, और हमारे दिन का आगाज़ भी अच्छा रहेगा। तो आज एक बड़ा मैच है सवेरा, और इस मैच के हवाले से कंट्रोवर्सीज़ ने बड़ा जन्म लिया है कि क्या होने जा रहा है, कौन सी पिच है, किस पिच पर मैच खेला जा रहा है, इस पिच के ऊपर मैच क्यों खेला जा रहा है। तो पहले पिच रिपोर्ट देख लेते हैं। बिल्कुल, तो पिच है कैसी जिस पे इतनी सारी बातें हो रही हैं, और फिर आगे बात करेंगे। सो यस, सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात जो कि एंड में की गई कि न्यूजीलैंड ने अभी तक इस वर्ल्ड कप में यहाँ खेला नहीं है सरफेस पे। दे जस्ट नो अबाउट इट, देव जस्ट हर्ड अबाउट इट एंड विन द टॉस, चूज टू बैट। दैट इज व्हाट इंडिया हैज डन। इंडिया हैज वन द टॉस एंड देव चोजन टू बैट।
लाला, आप सबसे ज्यादा करीब स्क्रीन के बैठे हुए थे, हाउ डू यू फिगर आउट ये किस तरह की पिच आपको लगी? काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स नज़र आ रहे हैं। आई मीन के बड़े ज़बरदस्त मुझे नज़र आ रही है कि स्पिनर्स के लिए होगा। और बॉम्बे जितना मैं जानता हूँ बाउंस, उन्होंने भी मेंशन किया इस चीज़ को कि बाउंस भी मिलता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे स्पिनर्स का रोल इम्पॉर्टेंट होगा। इंडिया को अपनी स्ट्रेंथ का बहुत अच्छी तरह पता है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनकी, और ख़ास तौर पे उनके लिए मैं कहूँगा कि ये पिच बनाई गई है और उनको सूट करती है। तो आई मीन के टर्निंग ट्रैक, बिल्कुल जी, टर्निंग ट्रैक की बात कर रहे हैं तो जब बात हो रही थी और 11 की बात हो रही थी, 11 क्या खिलानी चाहिए क्या, तो सबका ये मानना था इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 3 स्पिनर्स को क्यों ना खिलाया जाए, बिकॉज इस तरह न्यूजीलैंड इतनी कन्वीनियंटली खेल नहीं सकता है स्पिनर्स को। मगर अब जब 11 सामने आई तो इट इज़ द सेम 11 दैट दे आर पुटिंग फॉरवर्ड। आई थिंक वो अपना विनिंग कॉम्बिनेशन खराब क्यों करेंगे, क्योंकि उनके फास्ट बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और उनके तीनों फास्ट बॉलरों को बहुत एक्सपर्ट हैं रिवर्स स्विंग के, और यहाँ पे बहुत जल्दी रिवर्स होएगा, आप देख लीजिएगा। जो उन्होंने स्टैट्स निकाले हैं पिच के भी और वो जो वेदर के भी, इट शोज लाइक इट्स ह्यूमिड और वेरी हॉट। अब उससे होता है क्या कि पिच ड्राई होती है ना, तो यहाँ पे बहुत जल्दी चांसेस होते हैं 25 ओवरों के बाद, 30 ओवरों के बाद, 20 आखिरी 15-20 ओवर में अगर रिवर्स स्विंग होता है तो इट विल गिव देम लॉट्स ऑफ बेनिफिट इन द एंड। तो आई थिंक स्पिनर्स के साथ साथ तो एक रिवर्स स्विंग वालों को भी एडवांटेज होगा, ये इंडियंस बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं रिवर्स स्विंग में। और दूसरी बात, हैविंग सेड दैट कि जो न्यूजीलैंड वाले हैं ना, आप उनको केन विलियमसन को जरूर सुनिएगा। आई थिंक दे विल स्टे इन देयर प्रोसेस, वो अपने प्रोसेस में रहेंगे एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट जैसी मर्जी कंडीशन हो, जैसी मर्जी हो, दे विल गिव अ प्रॉपर हार्ड टाइम टू इंडियंस बिकॉज दे विल स्टे रिमेन। उनके अंदर, कॉम के अंदर, उनके प्लेयरों के अंदर मैंने एक चीज़ नोट की है, जितने भी आप पिछले लास्ट 2-3 वर्ल्ड कप उठा के 2015 में फाइनलिस्ट, 2019 में फाइनलिस्ट एंड नाउ दिस इज अ सेमीफाइनल, they know how to go across the line, and that is art which is you have to learn over the years, and they know this art very well actually. और हम टॉस के वाले से भी कोशिश कर देंगे, आपको टॉस दिखाएं केन विलियमसन ने खुसूसन क्या गुफ्तगू, जैसा कि आप कह रहे हैं हम आगे जाके वो भी आपको दिखाएंगे। यूसुफ भाई, पिच और अब कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि जो सब कुछ जा रहा है वो इंडिया के फेवर में जा रहा है, टॉस जीत गए हैं, कंडीशन उनकी फेवर में जाती दिखाई दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे विकेट से कोई हैरानगी होनी नहीं चाहिए, ऐसी ही होनी थी। और इंडिया की टीम वैसे अगर दूसरी विकेट भी हो तो उस पर भी बहुत अच्छी, उनकी बैलेंस साइड है, उनके बॉलर्स बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, बैटर्स बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, फील्डिंग देखा जाए तो उनके सारे बॉक्स 6 टिक हैं जी। लेकिन ये विकेट तो बननी थी, ये तो ऐसा होना ही था, क्योंकि आपने पहला मैच देखा होगा पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, उसमें भी टर्निंग विकेट थी। तो ये तो उनको एडवांटेज है, वो उन्होंने लिया है। और मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड के पास एक बॉलर कम है, जो वो पांचवा बॉलर है ना, वो उन्हें मिक्स करवाना पड़ता है रविंद्रा से। आज तो मिचेल शायद ना करे, साथ वो क्या नाम है, फिलिप्स करेगा। ये पांचवा बॉलर ये दोनों करेंगे। यहाँ शायद कोई मुश्किल हो जाए, वरना वो सेंटनर बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, उसके पास बहुत वैरायटी है, वो बॉल खींचता है, तेज़ करता है, लूप देता है, पता नहीं क्या क्या करता है वो। मुझे मेरा ख्याल हैरत के बाद सबसे अच्छा बॉलर वो लगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो उनकी टीम में ये है जैसे फाइटिंग स्पिरिट है, ऑलरेडी वो दो फाइनल खेले हुए हैं, आज सेमीफाइनल खेलेंगे। तो उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है, उनकी टीम जल्द खेलती है और कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल है कि अच्छा मैच होगा अगर अंडर 300 पकड़ लें तो। बिल्कुल, अगर अंडर 300 पकड़ लें तो फिर एक कम्पिटिटिव मैच। और ये जो स्कोर्स यहाँ के बता रहे हैं वो भी एवरेज स्कोर इसी तरह का है। प्लेइंग 11 पे नज़र डाल लेते हैं कि इस जैसे सैटनर की बात की अभी यूसुफ ने, सो स्पिन अगर हम कहें कि स्पिन का एडवांटेज, तो स्पिन का एडवांटेज एक पॉइंट पे न्यूजीलैंड भी उठा सकती है, बिकॉज देव गॉट pretty good spinners. So अगर प्लेइंग 11 पे हम नज़र डालें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा। न्यूजीलैंड के प्लेइंग 11 की बात करें तो आप ही पढ़ेंगे यूसुफ आज की ये प्लेइंग 11। डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्रा, केन विलियमसन, डैरेन मिचेल, टॉम लैथम, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, मिचेल सेंटनर, टिम साउथी, लॉकी फर्गसन, ट्रेंट बोल्ट। और मेरा ख्याल है कि स्पिनर का नाम एक बार मुझे भी पढ़ लें तो हम भी क्लैप। मैं कह रहा हूँ कि मैं खुश कितना हूँ, इतना फ्लुएंट बोलने से नहीं पढ़े जाते नाम, मैं नहीं पढ़ पाता। स्पिनर कौन है मुशी भाई इनका? न्यूजीलैंड का 8वें नंबर वाला बता दो। कौन सा 8वें नंबर? हाँ, ओ मिचेल। हाँ, आगे मैं क्यों बताऊं? सेनेटर जी, इंडियन 11 पे भी जरा नजर डालें। सेनेटर, आपके लिए सेनेटर। मैं सेनेटर हूँ, सेनेटर है ना वो। सो जी, इंडिया की क्या 11 है ये मुशी भाई आपकी?
ये नहीं, खैर इतना तो पढ़ ही सकूंगा। रोहित शर्मा और क्या नहीं, गिल, विराट कोहली। शुरू से नहीं बताया, पूरा नाम ले। नहीं, टाइम बहुत कम। KL राहुल, सूर्या यादव, अपना रविंद्र जडेजा, बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सैमी, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज। जो आसान है और बुरे नाम पड़े मुझे। वेल डन। ये है बिल्कुल, ये है 11 इस वक्त दोनों टीम्स की जो आपको प्लेयर्स एक्शन में देखेंगे वो। एंड यस, बहुत सारी चीज़ें इर्द गिर्द भी डिस्कशन हो रही है। एक सेमीफाइनल और पता नहीं कितनी ये वर्ल्ड कप में आई हैं बातें, कितनी कॉन्स्पिरेसीज हुई हैं, कितनी नहीं। बट अभी हम एक ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 Special 8 is India versus New Zealand। और आप लोगों को फिर से अपडेट करते चलें कि इंडिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है, शुरुआत हो चुकी है। इट इज़ द सेकेंड ओवर दैट इज गोइंग ऑन और 10 रन यहाँ पे बन चुके हैं। 14 बन गए एज आई स्पीक, तो एक चौका लग गया। और एंड रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल जो हैं वो बिल्कुल उसी फ्लो में खेल रहे हैं, नॉट टेकिंग द प्रेशर ऑफ सेमीफाइनल एट ऑल, एंड दे आर प्लेइंग द वे दे हैव बीन प्लेइंग इन द लास्ट 9 मैचेस। कमिंग टूवर्ड्स यू लाला, कितना एक टीम, ऑब्वियसली एक टीम जो है कितनी कॉन्फिडेंट हो जाती है जब वो 9 आउट ऑफ 9 मैचेस जीती हुई होती है, जबकि इन आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इस बात का बड़ा डर होता है कि लॉ ऑफ एवरेजेस दो के मुझे लगता है सेना कंट्रीज ये नहीं सोचती। वी हैव सीन ऑस्ट्रेलिया 34 मैचेस का स्ट्रीक टीम की वर्ल्ड कप में, बट हमारे यहाँ ये ज़रूर सोचा जाता है जी लॉ ऑफ एवरेजेस में आज हम फंस ना जाएंगे। देखिए दोनों टीमें बड़ी हैं, दोनों टीमें अच्छी क्रिकेट खेल के ऊपर आई हैं। ठीक है, इंडिया ज्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए कि 9 के 9 मैच जीतना, अपनी कंडीशन में अपने क्राउड के सामने खेलना, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ठीक है ना। न्यूजीलैंड क्योंकि काफ़ी सारे सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंच चुकी है, खेल चुकी है, तो उन्हें बड़े मैच का प्रेशर लेना, उसको किस तरह लेके चलना है, वो पूरा प्रोसेस उनको आता है, जिसकी वजह से आज भी ये सेमीफाइनल का हिस्सा बने। डिपेंड करता है कि आज कौन कम गलतियां करता है। गलतियां होनी है, जो कम गलतियां करेगा ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ पे रहेगा क्योंकि गेम बड़ा है, शेल के अंदर ना जाए किसी भी सिचुएशन के अंदर, रिजल्ट वो उसी टीम का ही आएगा। दोनों टीमें मैं समझता हूँ क्योंकि सेमीफाइनल है, बड़ा मैच है, दोनों टीमें बैलेंस टीम है इस वक्त। आई नो कि इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, कॉम्बिनेशन हर लिहाज से अच्छी है, लेकिन मैच आज का दिन दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब जो है, जो आप टॉप पे आए टेबल पे, वो सब खत्म हो गया। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया टॉप पे आए तो जी 50 ज्यादा रन से शुरू करेगा, वो इट इज ऑन जीरो, एवरीथिंग इज ऑन पार नाउ। एंड क्या माइंडसेट है, क्या क्लैरिटी है दोनों कैप्टन्स की। अगर हम टॉस पे जो डिस्कशन हुई कैप्टन्स की, उसके हवाले से अगर आपको हम दिखाएं और सुनाएं तो फिर अंदाज़ा होगा कि कितनी क्लैरिटी थी रोहित शर्मा को और कितनी क्लैरिटी थी केन विलियमसन को। सो 2019 के सेमीफाइनल से 2023 के सेमीफाइनल तक, दैट सेमीफाइनल वाज द वन जहां पे न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की थी। वो कहते हैं ना कि 4 साल बाद क्या ये रिवेंज टाइम है या नहीं है, रिवेंज ले सकेंगे कि नहीं। केन विलियमसन का क्या कहना था टॉस पर, वो भी आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। तो दोनों कैप्टन्स की गुफ्तगू मुझे भी सुनी है, दोनों कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन केन विलियमसन एक ही बात उन्होंने कही कि वो भी अगर टॉस जीते तो पहले बैटिंग ही करते। उन्होंने कहा ये स्लो पिच है, बट दोनों की एक बहुत अच्छी बात है, दोनों अपने प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे हैं, दोनों ने प्रोसेस की बात की है। उनकी जो स्टोरी है ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी दोनों की है कि दोनों को कहा है कि जी हम डिफरेंट कंडीशन है, 2019 में डिफरेंट कंडीशन थी, यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन है। सो आई थिंक दोज कैप्टन्स आर वेरी क्लियर। न्यूजीलैंड की जो सबसे अच्छी खूबी है, जो कंसिस्टेंसी आती है ना न्यूजीलैंड की, वो छोटे छोटे जो क्रूशियल मोमेंट्स होते हैं ना, वो नहीं हारते। वो अच्छी टीमों के खिलाफ भी और छोटी टीमों के खिलाफ भी, वो जो मोमेंट्स आते हैं ना जहाँ पे आपने गिव करना होता है, गेम को आगे लेके जाना होता है या ग्रैब करनी होती है चीज़ें, वो नहीं ये छोड़ते। इनको ये बड़ी अच्छी आदत है और यही वजह है कि इसकी वजह से ये आज सेमीफाइनल में पहुंचे और फॉर लास्ट 3 वर्ल्ड कप 12 साल से कंसिस्टेंटली 2 फाइनल सेमीफाइनल में खेल रहे हैं। आई थिंक दे आर अ वेरी गुड टीम and we sometimes they are underrated team है, but overall देखा जाए तो they deserve to be in semi-final basically। सही। यूसुफ भाई की जाने पड़े, लेकिन उससे पहले एच सिटी का जो हम अनाउंसमेंट कर दें, और क्योंकि बड़ा शिद्दत से इंतजार होता है हमारे जो फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, जोर का जोड़ के कि क्या सवाल होने जा रहा है आज। और एक और बात सवेरा कि अंडर 19 में भी विराट और केन विलियमसन जो है वो ये तब से चलते चले आ रहे हैं साथ एक दूसरे के, और अब यहाँ तक दोनों ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं क्रिकेट की दुनिया में। तो एच सिटी
खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान शहर है, उसके अंदर एक ज़बरदस्त तमाम तर सहूलियात से मुज़य्यन ये हाउसिंग सोसाइटी है। और इस सोसाइटी के अंदर अपना घर जो हम सब का, हर पाकिस्तानी का अपना ख्वाब होता है। पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई भी इस ज़मीन पर रहने वाला इंसान है, अपना घर उसके लिए ख्वाब है। तो इसका ख्वाब समा जोर का जोड़ के ज़रिए AH सिटी के ताउन से पूरा करने जा रहा है। तो आपको प्लॉट मिल सकता है। अगर आपने प्लॉट जीतना है तो आसान से सवाल का आपने सिर्फ जवाब देना है और आप लकी विनर बन सकते हैं। फाइनल के मौके पर लकी ड्रॉ के ज़रिए आपको प्लॉट मिलेगा, प्लॉट दिया जाएगा। तो कल क्या सवाल किया था वो आपको बताते हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा रन चेज़ क्या है? सबसे बड़ा रन चेज़ वनडे तारीख का क्या है? रन चेज़ एनिमल साउथ अफ्रीका ने जीता था। यूसुफ भाई क्यों जी? जोबर्ग वाला ऑस्ट्रेलिया यार, तो मैंने उस दिन बताया तो था। वर्ल्ड कप वो रन चेज है, हाईएस्ट स्कोर था और वो एक हाईएस्ट स्कोर था, था। ये रन चेज है। हाईएस्ट चेज क्या है? ओके, यस 438 रन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और आप में बहुत सारे जवाब आ चुके हैं हमारे डाटाबेस में। तमाम जो आप लोगों के नाम हैं, एड्रेस है, सब कुछ हमारे पास सेव हो चुका है। और फाइनल के मौके पर यहाँ पर जोर का जोड़ के इस मंच पर यहाँ पर लकी ड्रॉ होगा, यहाँ पर लकी ड्रॉ होगा आपका और उसके जरिए आपको बताएंगे। आज का सवाल आपको बताते हैं, तेज तरीन 5000 रन बनाने का एजाज किस खिलाड़ी को हासिल है? फास्टेस्ट 5000 ODI रन्स किस बल्लेबाज ने बनाए हैं? बहुत आसान सवाल है। इस सवाल का जवाब देने के लिए आपने इसका जवाब लिखना है, फिर अपना नाम, मुकम्मल एड्रेस लिखना है और एड्रेस लिखकर नंबर ही आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 0331 9220 145। इस नंबर के ऊपर आपने व्हाट्सएप करना है और लकी ड्रॉ में आप शामिल हो जाएं। तो है ना जबरदस्त? बिल्कुल जी, सो बिल्कुल ज़बरदस्त बात है। और एज यू वर स्पीकिंग, डेविड बेकहम इज़ देयर इन द ग्राउंड। और डेविड बेकहम जो है वो आज क्रिकेट का ये मैच देखना है। दो कि वो कभी क्रिकेट में ज़्यादा एक्टिव दिखे नहीं कि वो क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं या गौर से देखते हैं, मगर यस इस वक्त सचिन तेंदुलकर, माइकल ऑन और ये डेविड बेकहम बहुत अच्छा खेलते हैं। ये क्लब क्रिकेट खेलते रहे और इनकी मैनचेस्टर यूनाइटेड की और लिवरपूल की जो ट्रेनिंग सेशन होता है ना, तो ये क्रिकेट से शुरू करते हैं। अक्सर इनकी जो होती है ना, जो हम कहते हैं फुटबॉल से करते हैं क्रिकेट में। हम भी यूसुफ भाई भी फुटबॉल देख कर आए हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच देख कर आए हैं। तो वार्म अप की बात हो रही नहीं, अब मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच देख कर आए हैं ना अभी। यस, अच्छा जी, स्पार्क्स का सवाल भी साथ ही जो है, स्पार्क्स का भी जो बता देते हैं, तोहफे हैं। और वर्ल्ड कप में लगातार 3 इनिंग्स में 0 पर आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम बताएं। जितनी मर्जी कसौटी कर लें, नहीं बता पाएंगे नाम। एशियन है? नो, कनाडा का होगा कोई। कनाडा का है? जो कह दिया ना कि नहीं बता पाएंगे तो वो कनाडा का ही होना है। नाम ना पूछ लेना। चलो जी, नाम नहीं पूछते। लेकिन लाला स्पार्क्स का आपने जो है वो सही जवाब दे दिया। कनाडा के निकोलस डिग्रूट। और इस सवाल का इनाम जीता है सुहेल अहमद ने कराची से। सुहेल अहमद के लिए तालियां जी, बहुत ज़्यादा बगैर हिंट के उन्होंने। सुहेल, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको मिला है स्पार्क्स का S3 स्मार्टफोन शाइन विद स्पार्क। 2003 के वर्ल्ड कप की बात है। आज का सवाल आपके सामने रखते हैं, वर्ल्ड कप की तारीख की सबसे पहली हैट्रिक किस बॉलर ने की है? यह आसान है, इसका जवाब कल लेंगे इसका जवाब। आज का सवाल आपका है कि वर्ल्ड कप की तारीख की सबसे पहली हैट्रिक किसने की है? जवाब देने के लिए अपना नाम, मुकम्मल एड्रेस लिखना है और ये नंबर अब आपकी स्क्रीन पर है 0346 650 3661। इस नंबर पर आपने व्हाट्सएप करना है और कल के स्पार्क्स के लकी विनर आप हो सकते हैं। बिल्कुल जी, सो आप हो सकते हैं स्पार्क्स के लकी विनर। जल्दी से आप लोग ये मैसेज करें और लकी विनर बन जाएं। मूविंग ऑन फर्दर, कॉन्वर्जेशन को आगे लेकर चलें। यूसुफ, कमिंग टूवर्ड्स यू, जिस तरह हम अभी बात कर रहे हैं, इंडिया और न्यूजीलैंड 2019 वुड बी द फ्रेशेस्ट मेमोरी दैट दे हैव, क्योंकि वो सेमीफाइनल में मिले थे। कहीं बैक ऑफ द माइंड रोहित शर्मा के ऊपर ये प्रेशर ज़रूर होगा दैट दिस इज़ द नॉकआउट स्टेज। और इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड नॉकआउट स्टेज में न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा नहीं रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी हारे थे। सो एनी फॉर्मेट, बट इंडिया और न्यूजीलैंड बड़ा टाकरा रहता है नॉकआउट में इनका। देखिए, एक तो न्यू गेम है, तो पास्ट गुजर गया। जो 9 गेम इन्होंने जीती थी या 5-6 उन्होंने जीती, वो गुजर गया। अब जो जीतेगा वही आगे जाएगा जी, वो तो पक्की बात है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया को एज है जहाँ वो खेल रहे हैं। और दूसरा ये कि उन्होंने कहा था कि नॉकआउट्स में जब पहले बैटिंग करते हैं उस वक्त जीतते हैं, तो वो पहले बैटिंग भी कर रहे हैं और उनकी जो टीम है और जो सरफेस है ये सारी उनको सूट कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया अच्छे तरीके से भी मैच जीत सकता है, ये मार्जिन से भी मैच जीत सकता है। क्योंकि जिस तरह की विकेट नज़र आ रही है, अभी थोड़े से पैचेस अभी से नज़र आना शुरू हो गए हैं। और अगर लंबे रन्स कर जाते हैं ये, और 50 ओवर के बाद और ज़्यादा ड्राई भी होना है इसने, और स्पाइक्स भी लगे होंगे, ये टफ हो सकता है उनके लिए, न्यूजीलैंड के लिए। अगर इन्होंने 300 रन बना दिए तो मेरा ख्याल वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अगर टर्न होना शुरू हो गया तो।
ठीक है, क्योंकि विकेट ऐसे नजर आ रहा है कि ये टर्निंग साइड पर जाएगा। और उनकी होम ये ग्राउंड है, इधर मैचेस भी बहुत खेले हुए हैं इन्होंने। रोहित शर्मा की तो अपनी ग्राउंड है मुंबई। रोहित शर्मा के बचपन से अब तक वो इट्स जस्ट ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड। जैसे वो खेल भी रहा है तो उससे अंदाजा हो रहा है, क्योंकि और इनके अंदर फेलियर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है कि फेलियर का कोई डर हो। जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, वो फेलियर के बगैर खेल रहे हैं कि आउट होना नहीं होना, वो अपनी जस्ट एक गेम है, जैसे पिछली गेम में खेली है वैसे ही खेल रहे हैं, वो कोई चेंज नजर नहीं आ रही। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है उनको कि उनकी टीम बड़ी जबरदस्त है। सो प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाला जब बात करें, जो रोहित शर्मा ने अभी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही कहा, किसी ने, एक रिपोर्टर ने स्टैट्स बताया, तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ के स्टैट्स नहीं बताए बिकॉज मैं बड़ा ही यहीं हुआ हूँ खेलते हुए। सो इट इज़ नॉट अबाउट द स्टैट्स, इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस। बट आज के मैच में जिस तरह हम कंडीशंस पे बात कर रहे हैं, जडेजा एंड कुलदीप यादव वुड बी द की फॉर इंडिया। पहले मैच से लेकर आज तक मेरे ख्याल में उन्हीं का रोल सबसे इंपॉर्टेंट, जो हम अभी तक बात करते रहे कि मिडिल के ओवर इंपॉर्टेंट है, तो मिडिल के ओवर में सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस तो इनके बॉलरों ने दिए हैं, जडेजा और वो। देखिए आप ये देखिए कि उनके एक मेन प्लेयर, बात यह है कि कॉम्बिनेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, उनकी बेंच कितनी तगड़ी कि एक पांडे निकल गया तो वो हमारी टीम में होता, वो यार वो चला गया, वो तो बैटिंग भी करता था, बॉलिंग भी करता था, फिल्टर भी अच्छा था, अब किसको लें क्या? नहीं जी, उनके पास चॉइस थी। उन्होंने 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर और 2 जेन्युइन स्पिनर्स के साथ गए। ठीक है ना, उन्हें कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, एक ओवर किसी से करा लिए लास्ट मैचों में, वैसे भी एक्सपेरिमेंट के तौर पे, लेकिन इतने ज़बरदस्त, जिस तरह यूसुफ कह रहा है, बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ इस वक्त टीम कॉन्फिडेंट लग रही है। सारी स्ट्रेंथ किसी भी हवाले से देखें, उनकी सारे टिक मार्क हुए हैं उनके प्लेयर। वो तो आई मीन के कंडीशन भी उन्हीं के मुताबिक है, हर चीज़ उनके मुताबिक है। मैं तो समझता हूँ कि मेरे ख्याल में इस बार जिस तरीके की क्रिकेट खेले हैं वो लोग, मेरी नज़र में तो चैंपियन वही है इस वक्त। बिल्कुल, मतलब बहुत चांसेस यही लग रहे हैं सारे, बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। और आई मीन कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं उसको अच्छी बात करनी चाहिए, बहुत तगड़ी। और स्टार्ट चेक करें उनका स्टार्ट, जिस तरह कप्तान खेल रहा है, उनका स्टार्ट ही कप्तान का कितना तगड़ा स्टार्ट है कप्तान का, वो 44 रन बना लिए 4.2 ओवर में। अच्छा, इसमें कई दफ़ा ये जो यूसुफ और शायद बात कर रहे हैं ना, कप्तान का रोल पता है क्या होता है? कई दफ़ा टीम मीटिंग्स में आप कप्तान कहता है कि वी हैव टू प्ले दिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट, वी हैव टू प्ले एग्रेसिव क्रिकेट। कई दफ़ा जो आपकी लैंग्वेज होती है ना, उस पर बिलीव लड़कों को नहीं आता। कई दफ़ा आपके एक्शंस बड़े बिलीव करते हैं लड़कों, और वो टीमें तगड़ी हो जाती हैं जब आपके लीडर ऐसा खेलते हैं, और फिर आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आई थिंक उसकी कहते हैं ना, योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ही शोइंग दैट एक्शन। एंड मोस्ट सिक्सेस बाय रोहित शर्मा नाउ, क्रिस गेल का रिकॉर्ड जो है इन्होंने तोड़ दिया है व्हाइल हिटिंग आउट अ सिक्स अगेन। अच्छा, ये हम तीनों बैठे हुए हैं यहाँ पे, केन विलियमसन जो है ना, ये न्यूजीलैंड थोड़ा सा, जो इंग्लिश टीम्स थोड़ा सा लैग करती हैं, 2-3 ओवरों के बाद अगर हमारा कोई स्मार्ट कप्तान होता ना, उसने फॉरन लेफ्ट आर्म स्पिनर को लगा देना। 2 सज्जे खेल रहे थे, उन्होंने कहना था कि यार इस पिच पे ड्राई पिच है, शायद विकेट मिल जाए, क्योंकि जिस तरह का मोमेंटम वो शिफ्ट हुआ है ना, तो स्पिनर को फॉरन लेके आना चाहिए था। आई थिंक स्पिनर्स यहाँ पे, लेफ्ट आर्म स्पिनर जरूर इफेक्टिव हो सकता है, हल्का सा ग्रिप होता है या सीधा रहता तो LBW को या कोई ना कोई चांस एटलीस्ट। फास्ट बॉलर पे तो वैसे भी रन हो रहे हैं, खुशी भाई के कहने का मतलब कि फास्ट बॉलर पे तो वैसे ही हो रहे हैं, तो स्पिनर का ये होता है कि चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं आउट होने के, इसलिए बैट्समैन ट्राई करने ही जाता है। हाँ, नहीं, ट्राई बिल्कुल कुछ ट्राई जरूर करना चाहिए। मगर इस वक्त वाकई हम जब मैच विनर्स की बात करते हैं, मुशी भाई, जैसे लाला ने भी बेंच की बात की, पिछले वर्ल्ड कप से लेके अब तक इंडिया ने 66 मैचेस खेले, जिसमें 50 डिफरेंट क्रिकेटर्स को इस्तेमाल किया, मतलब जिसमें यूज़ किया गया, और बेंच इस तरह रोटेशन रही 50 क्रिकेटर्स की। दिस इज़ द रीज़न कि हमें ये दिख रहा है कि एक पांड्या भी निकल जाता है। हाँ, पांड्या को फिट इन करने के लिए एक बैटर भी डाला, एक बॉलर भी डालना पड़ा, मगर उसको मैनेज किया उस तरीके से। देखिए, वो बड़े प्लान के साथ पिछले 2-3 साल से उन्होंने बड़ी अच्छी, पहले ड्राविड को अंडर 19 के साथ लगाया, ठीक है, वहाँ से 3-4 साल उसने देखा कि कौन से लड़के जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते, उसमें 3-4 लड़के ये खेल रहे हैं आज, वो जो इंडिया की मेन टीम से। फिर उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप से पहले वेस्ट इंडीज टीम भेजी, कोई सीनियर लड़के नहीं भेजे, फिर वहां पे फेंटी खा के आए, फिर एशिया कप में आके आप देखो उन्होंने पूरी टीम को खिलाया, फिर शफल करते रहे। अब आपने जब वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आई, मैं कहा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। बिल्कुल जी, आउटसाइड नॉइज को जब आप बंद कर देते हैं तो मेरे ख्याल से आप अपने प्रोसेस पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। सो सोशल मीडिया क्या कह रहा है, द बोर्ड शुड नॉट केयर, ऑल दे शुड केयर इज व्हाट देयर प्रोसेस इज। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आते कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं।
And welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 special. It is India versus New Zealand, the first semi-final of World Cup 2023. And अगर आपको स्कोर की मैं अपडेट करती चलूँ तो 71 रन्स पे 1 विकेट का नुकसान हो चुका है. इट इज़ द 9th ओवर दैट इज गोइंग ऑन एंड रोहित शर्मा हैज़ गॉन बैक टू द हट. मगर फिर वही इंटेंट की बार बार बात होती है. ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज 50. 29 बॉल्स पे 47 रन्स बनाए. ही डिड नॉट केयर दैट ही वॉज क्लोज टू अनदर माइलस्टोन इन अ सेमीफाइनल ऑफ अ वर्ल्ड कप. He just cared about how I should play and how the another upcoming batters can understand. And what a brilliant catch it was by Kane Williamson. So लाला इंटेंट की हम बात करते हैं. एक तो कैप्टन, फिर ओपनर और पूरी टीम पे इस इंटेंट का ट्रिकल डाउन इफेक्ट पड़ जाता है. सवेरा, अगर आप पहले मैच से अगर हम देखें इनकी बैटिंग को तो ये बड़े प्लान के साथ उतरे हैं. इनका माइंडसेट बहुत ज़बरदस्त कि कप्तान ने लीड करना है. उसने आज भी लीड किया है. एंड देन इनका आगे जो प्लान है वो ये है कि अब विराट आएगा नया, तो विराट थोड़ा अपना पूरा टाइम लेगा एंड देन गिल शुरू हो जाएगा. अभी तो टाइम रिव्यू का ले लिया. विराट आया है, विराट के ऊपर रिव्यू ले लिया गया है. थोड़ा सा मुझे लग रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है. बाकी अल्लाह खैर. तो बड़ा जो है आते ही इसी तरह आते ही आप एक बैटर के ऊपर जो है वो प्रेशर डालते हैं. बट जिस तरह आप प्रोसेस की बात करते हैं लाला, इफ यू कैन कंटिन्यू दैट प्रोसेस. हाँ, तो वो इसी माइंडसेट के साथ ही खेल रहे हैं ये लोग. इनसाइड एज तो नहीं नजर आ रहा. इनसाइड एज और मुशी भाई हाई भी नहीं है. अच्छा, हाई नहीं है. पीछे वाली टांग पे लगा है तो काफी जा चुकी है. लग गया यार. नहीं यार, दूर था. ये क्या है यार? पहले तो दिखाया उन्होंने. ये जो है ओके जी, देयर वाज एन एज. तो बहुत अच्छा बॉल था. नए बैट्समैन को आके इस तरह इस एरिया में खिलाना अच्छा. नए बैट्समैन को जितना बैट से बॉल खिलाया जाए अर्ली ऑन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. लेकिन इनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट है. अभी देखिएगा विराट जो है वो अपना टाइम लेके इनिंग को बिल्ड करेगा. आखिर तक जाने की कोशिश करेगा. बड़ा मैच है, उसके अंदर खुद भी बड़े मैचों का प्लेयर माना जाता है वो. तो और साथ में जो गिल है वो अपना पॉजिटिव ही रहेगा. इस मोमेंटम को तोड़ने नहीं देंगे ये लोग. तो यूसुफ भाई, आप अगर हम बात करें रोहित के इंटेंट की, रोहित ऐसा नहीं नज़र आता कि हर गेंद को मारने जा रहे हैं और मार धाड़ कर रहे हैं. बड़ा कूल एंड काम नज़र आते हैं. बड़ी क्लीन एंड नीट हिटिंग करते हैं. लेकिन एक दफ़ा मोमेंटम अप कर देते हैं. रिस्क भी होते होंगे उसके अंदर, लेकिन ऐसा बज़ाहिर नज़र नहीं आता. देखिए, जिस तरह की इनिंग वो खेलता है और वो क्योंकि प्रॉपर प्लेयर है और उसकी अगर आप हुक पुल देखें तो मेरा ख्याल है कि इन दिनों ये हम दिखा रहे हैं, ये चेक कीजिएगा. इतनी अच्छी हुक पुल कोई नहीं करता. ये चेक, हालांकि अगली टांग पे होता है, ये मुश्किल होता है जी. लेकिन ये पता नहीं क्या करता है कि उठा देता है आगे से. देखिए कहाँ से उठाया, एक्सटेंड हो रहे हैं उसके हाथ, एक्सटेंड हो रहे हैं. सबसे अच्छी बात ये है अगर वो हाथ एक्सटेंड ना हो तो ये कैच हो जाए. ओके, तो ये स्टांस है इनका, न्यूट्रल स्टांस. और अब पुल की तरफ जाएंगे. अभी भी देखिएगा इतनी लंबी टांग से पुल मारना आसान नहीं है. ओके, लेकिन ये देखिए हाथ पूरे खुल जाते हैं, उसे एक्सटेंड कर लेता है. यहाँ पर मैं यूसुफ से एक सवाल पूछ सकता हूँ. यूसुफ, अगर ये जिस तरह पाँव आगे बेंड, जिस तरह आप कह रहे हो कि ये मुश्किल शॉट होता है मारना, अगर ये ही ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीकन पिचेस होती तो क्या ये आगे पाँव पे मारते हैं, पीछे जाता? पीछे जाना चाहिए वहाँ. लेकिन अगर इसकी ये प्रैक्टिस है, जिस तरह वो आगे से ले लेता है बॉल को, आगे से ले लेता है, अगर उधर भी ले ले तो मार सकता है. लेकिन टफ होता है क्योंकि उधर थोड़ा बाउंस और थोड़ा सा तेज आता है बनिस्बत यहाँ से. लेकिन इतनी लंबी टांग पे पुल और हुक करना ऐसे और वो छक्का होना, इसका इसकी प्रैक्टिस बहुत है. देखे ना उसके पूरे हाथ खुल जाते हैं. वो ऐसे नहीं होते. ऐसे हो तो फिर चांस आउट होने. ये हाथ खुल जाते हैं उसके. बिल्कुल. तो जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है, मेरा ख्याल है कि वो पूरी टीम को एक ना पुश देता है, किक देता है कि इस तरह क्रिकेट खेलनी है. ठीक है, वो कोहली जब भी आया वो ज़रा आराम से खेलता है, 90-80 के स्ट्राइक रेट से खेलता है. लेकिन बाकी सारे उस पेस को लेके चल रहे होते हैं जिस पेस पे उनकी बात हुई होगी टीम मीटिंग में, कोच से, कप्तान से, सब ने मिल के जो प्लान किया होगा. बाकी सब वैसे पेस लेके चलते हैं और उसको टून को सेट करता है रोहित. बिल्कुल. जब भी आया बैटिंग करने वो ऐसा सेटअप करके जाता है कि पूरी टीम उसके पीछे चल रही होती है. और कमाल खेल रहा है. मेरा मकसद है कि जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है वो उसने सही लीड किया है अपनी टीम को. बिल्कुल सही मानो में. बड़ा बड़ा क्लैरिटी और बड़ा फोकस लाला इस बात का है कि जब ये वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रोहित शर्मा ने. और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि आप इतने साल जब खेलते हैं ना कहीं आप अपनी कैबिनेट में देखते हैं कि एक ट्रॉफी जरूर होनी चाहिए. क्योंकि ये दिस वुड बी सपोजिटली द लास्ट वर्ल्ड कप फॉर रोहित शर्मा. एज इज नॉट ऑन हिज फेवर. फिटनेस भी नहीं इतना ज्यादा. शायद विराट कोहली फिर पुश कर जाए खेलने के लिए, बट रोहित शर्मा के लिए मुश्किल है. तो एक ये जो क्लैरिटी और डेडिकेशन है वो बहुत ज्यादा वाज़ेह है, स्पेशली इस वर्ल्ड कप में तो बहुत ही ज्यादा वाज़ेह. ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट हिज 100s. पिछले में 500 बनाए थे, इसमें ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट दैट.
सवेरे देखें, एक अपने मुल्क के लिए खेलना, खेलना एंड देन उसके बाद परफॉर्म करना, फिर कप्तान बनना, सीनियर बनना एंड देन फिर कप्तान बनना, और फिर एक ट्रॉफी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कप्तान के लिए, एक नेशन के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। और ये उसी चीज़ के ख्वाब देख रहा है, देखने भी चाहिए, बनता भी है। जिस तरह की क्रिकेट वो खुद खेल रहा है या टीम को लेके चल रहा है, तो आई मीन कि ये ट्रॉफी सिर्फ इसकी नहीं होगी, रोहित की नहीं होगी, ये पूरी इंडियन टीम, पूरी नेशन की होती है। तो देखें, ये आज अगर उनकी क्रिकेट यहाँ तक पहुंची है, जो हम बैठे हुए यहाँ पे इंडिया की तारीफें किए जा रहे हैं, उसकी वजूहात होती है ना, ऐसे तो कोई नहीं पहुंच जाता। उन्होंने ऑनेस्टली बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया अपने क्रिकेट पे, अपने क्रिकेटर्स पे, नीचे अकेडमीज़ की फैसिलिटीज़ देखें, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा आ गया। एक उनके ये हॉलीवुड बॉलीवुड और क्रिकेट, ये दो चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा, इट्स लाइक अ रिलीजन फॉर देम। लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट किया है ना, पैसा लगाया है, काम किया, प्रोफेशनल लोगों को जोड़ा है, अपने लोगों को उन्होंने अपने पांव पे खड़ा किया, अपने कोचेस को उन्होंने वो रिस्पांसिबिलिटी दी। ठीक है, गोरों को भी आपने देखा होगा, बुलाया होगा। अब देखा जाए तो गोरे नहीं है, उनके अपने कोचेस उनके साथ हैं। गोरों को बुलाया, उनसे सीखा, वेरी गुड, उनसे सीखा। उनकी कोचेस की जो कोचेस हैं उनसे उनकी कोचिंग करवाई, उन्होंने देखा है, उन्होंने लिखा है, पढ़ा है, उन पे मेहनत की गई है। तो आज कोई भी गोरा नजर नहीं आ रहा उनकी टीम में जो उनको लेके चल रहा है। आपस के ही लोग हैं, अपने लोगों को, अपने एम्पावरमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो अपने लोगों को आप अपने पांव पे खड़ा कर सकते हैं। टैलेंट है, लेकिन उनको मैनेज करना, उनको अवेयरनेस देना, उनकी ग्रूमिंग, ये सब कुछ उस जो इन्वेस्टमेंट है उसका हिस्सा है। मैनेज अच्छे से किया गया। बिल्कुल। और 2007 वो वर्ल्ड कप था जिसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों लीग मैचेस से बाहर हुए थे। वहाँ से हमने एक टर्न अराउंड देखा इंडिया की टीम में। 2011 में वर्ल्ड कप जीत लिया उन्होंने, और जहाँ एक वो बात आई कि नहीं जी फास्ट बॉलर्स नहीं आते, स्पिनर्स पे डिमांड है और बैटर्स तो ज़बरदस्त होते हैं। सो फास्ट बॉलर्स के लिए एक ख़ास अकेडमी बनाई गई। उस अकेडमी में पहले एक फ़ॉरेन कोच को ला के रखा गया, उस फ़ॉरेन कोच ने उसमें काम किया। अब उस अकेडमी में लोकल कोचेस काम करते हैं, एंड अब फास्ट बॉलर्स की भरमार देखें आप इंडिया में। बिल्कुल ठीक है, जैसे शाहिद ने कहा है, उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट की है, प्लान्स किए हैं। आप देखें डेनिस लिली को उन्होंने मेरा ख्याल 6, 7, 8 साल MRF की जो एक अकेडमी थी उसमें रखा हुआ था, एंड आई एम अ विटनेस फॉर दैट। एक्चुअली मैं उधर ही था तब, वो IPL में ना, दिल्ली डेयरडेविल के साथ एग्जैक्टली उधर इन्होंने देखा। जितने भी इनके यंग फास्ट बॉलर होते थे ना, वो उसके पास, डेनिस लिली के पास ऑफ सीजन भेजते थे। इन्होंने 2-3 काम बड़े तगड़े किए हैं। इन्होंने प्लेयरों को पैसा दिया, डोमेस्टिक क्रिकेट को पैसा इतना दिया कि वो अपना अच्छी लिविंग के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, उनकी फैमिली अच्छी लिविंग के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उन्होंने क्या किया कि जी ऑल द लीग्स आर स्टॉप, बैन, बंद। 4-डे क्रिकेट उन्होंने सारे इंडियन बैट्समैन, पुजारा भी, आपका ये जो चौथे नंबर पे खेलता है, क्या नाम है उसका, यूसुफ, जो छोटे से कद का वाइस कैप्टन, रहाने, वो हैम्पशायर से खेलता है, पुजारा ससेक्स से खेलता है। जिसको मौका मिलता है 4-डे क्रिकेट वो खेलते हैं। 1 डे का कोई ब्लास्ट हो, 2020 ब्लास्ट हो, या हंड्रेड्स हो, या कोई क्रिकेट दुनिया की बिग बैश हो, कोई नहीं खेलते। पता है क्यों? वो अपने 4-डे क्रिकेट, अपने यंग जितने भी सीनियर प्लेयर हैं उनके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, और वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के अपने यंगस्टर से, जैसे शायद कहता है कि जब आपके बड़े प्लेयर ड्रेस रूम शेयर करेंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आके, उनकी क्रिकेट भी इंप्रूव होगी। इन्होंने 2-3 काम बड़े तगड़े किए हैं। इन्होंने फाइनेंशियली अपने प्लेयरों को तगड़ा किया है डोमेस्टिक के, और इन्होंने अपने प्लेयर को बैन किया है कि नहीं भाई, यू नॉट सपोज टू अलाउड एनी प्लेइंग एनी लीग, concentrate on IPL and you get lots of money, but concentrate winning matches for India, and results speaks themselves today. रिजल्ट्स बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं यूसुफ भी आपके जाने बढ़ूँ, लेकिन लाला एक कमेंट, रोहित के क्रेडिट की हम बात कर रहे हैं एज ए कैप्टन, एक और क्रेडिट क्या हम मानते हैं इस बात को कि क्रेडिट ये भी जाता है क्योंकि जिस तरीके से विराट की कैप्टनसी गई और उसके बाद टीम के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते थे, लेकिन जिस तरीके से विराट को साथ लेकर चला रोहित, नए लड़कों को, सीनियर्स को साथ लेकर चला, और वो कैप्टनसी की लड़ाई नहीं छिड़ने दी, वो जंग नहीं छिड़ने दी, टीम का माहौल बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है। बज़ाहिर कि सब लोग एक मकसद के लिए खेल रहे हैं। इश्यूज आ रहे थे, इश्यूज हुए थे, लेकिन क्योंकि बड़े तगड़े थे, उन्होंने तगड़े डिसीजंस लिए, उन्होंने मैनेज किए चीज़ें, उन्हें आती हैं मैनेज करना। जब आप प्रोफेशनल तरीके से लेके चलते हैं ना, और आप अपने डोमेन में रह के अपने काम पे फोकस करते हैं बनिस्बत दूसरे के काम में, तो चीज़ें सब होती हैं। आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उसको पूरी अथॉरिटी भी देते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ ऐसा चक्कर नहीं है, हमें अपना काम के बजाय दूसरे का काम नजर आ रहा होता। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम अपने काम के जवाब दे के बजाय दूसरे के कामों के अंदर हम दखल
अंदाजी करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार, आपको जो काम दिया आप उसी डोमेन में रह के करो ना आप सारे काम। हमें दूसरों के कामों का इशू क्यों है? हम अपने काम के जवाब दे क्यों नहीं है? और होना चाहिए मैं अपने काम के जवाब देने। इट्स ऑल अबाउट सीनियर मैनेजमेंट। उन्होंने काफी जबरदस्त तरिके से चीजों को लेके चले, वो बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं जी इन मामलों में। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि दिल में जो आ जाती है रिफ्ट तो हो जाती है, ऐसा नहीं होगा कि नहीं जी अब जो है शायद रोहित या विराट बहुत बडीज हो गए होंगे या कुछ हो गए होंगे, कहीं होगा एक ना एक। मगर वही जिस तरह उसको मैनेज किया गया यूसुफ, शायद बड़ों का काम इतना इंपॉर्टेंट था। जिस तरह मैं सौरव गांगुली की भी पहले भी इस शो में एग्जांपल दी थी, बीसीसीआई के साथ उनका वो नहीं किया, रिन्यू नहीं किया उनका, जिस तरह अग्रीमेंट जो भी था वो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया। रॉजर बिनी आ गए, रवि शास्त्री का इशू हो गया था विराट कोहली के साथ। वो मतलब वो उन इश्यूज को उस तरह, वो कहते हैं ना आग नहीं लगी उन इश्यूज पे, मीडिया में आके कोई बैठा नहीं, उन्होंने एक दूसरे को बुरा भला कहा नहीं। हमने MS धोनी और युवराज का हमेशा से पता है कि कॉन्फ्लिक्ट रहता था, बट कभी भी किसी ने आके एक दूसरे को ऑन मीडिया बैश नहीं किया। अच्छा, इसमें आप देखें कि अभी जितने भी नाम लिए ना सब प्लेयर हैं। हाँ, कोई हल्का प्लेयर इसमें आपको नजर नहीं आएगा। किसी हल्के प्लेयर ने भी बैश नहीं किया किसी वही को। कह, हल्का तो था ही ना, कोई जिसको ऊपर लाए हो। इंडिया में कोई हल्का था ही नहीं, ऊपर कोई नहीं आया ऐसा। मुझे बताएं कौन आया है, कोई एक नाम बताएं। अब मैं सोचूंगी इस पे। हाँ सोच लें। हाँ। आप सोच रही है कि मैं नहीं आप जवाब दीजिए, मैं सोच रही हूँ। सोचना शुरू हो गया। ऐसा कोई प्लेयर मैंने नहीं अभी तक देखा कि हल्का प्लेयर ऊपर आया हो। एक तो ये मैं जो बार 2007 की बात करता हूँ, वो फिर वो सबको शौक शुरू हो जाता है कि मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी बन सकता हूँ। देखिए इंजमाम भाई जब गए, जब तक वो रहे ना, बहुत अच्छा सिस्टम चलता रहा, कोई मसला नहीं हुआ। जैसे ही वो गए हैं ना, ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, क्योंकि सबके चांस बनना शुरू हुआ, मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी बन सकता हूँ। हो सकता है उनके इंडिया की मैनेजमेंट ने, ऊपर वालों ने अच्छा उनको संभाला हो, लेकिन अगर रोहित शर्मा की आप बात सुने, जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब कोहली से स्कोर नहीं हो रहा था तो वो सवाल करते थे जी कितना चांस देना, और तो वो कहते उसके बारे में पूछ रहे हो, वो इस तरह का जवाब देता था। अच्छा। कि कोहली के बारे में ये बात कर रहे हैं, ये आप, मैं अक्सर सुनी उसकी बात। तो वो उसको पता था, रोहित शर्मा को खुद बहुत बड़ा प्लेयर था, बिल्कुल उसको पता था कि कोहली क्या चीज़ है। तो ठीक है, डिसीजन तो बड़ों ने लेने, अगर उसको कप्तानी से उन्होंने हटाया है तो रोहित को जिसने बनाया वो बड़ों का डिसीजन था। आपस में वो बिल्कुल ठीक रहे, वो पता था एक दूसरे को, यार ये सारे प्लेयर अच्छे हैं, हमारी टीम को जितवाने वाले हैं। हमारे यहाँ उल्टी चीज़ चलना शुरू हो जाती है। हमारे इधर वो एकदम मुशी भाई एक बात कर रहे थे कि क्या होता है जी, वो कोई अपने से अच्छा कहीं आ जाए तो उसको डर पड़ा होता है किसी चीज़, इनसिक्योरिटी हो जाती है। हाँ, वो हो जाती है। इसी इनसिक्योरिटी में हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jor World Cup 2023 special. It is India versus New Zealand at Mumbai, the first semi-final. इस वक्त 15वां ओवर चल रहा है, 115 रन हो चुके हैं एक विकेट के नुकसान पे। दे आर नॉट वॉकिंग डाउन। सेमीफाइनल को ना प्रेशर में खेल रहे हैं, ना किसी उस तरह खेल रहे हैं कि नहीं जी रुक के खेलें, संभल के खेलें। दे आर प्लेइंग देयर गेम, द कॉन्फिडेंस इज ऊजिंग आउट ऑफ टीम इंडिया राइट नाउ। बट येस, क्योंकि खेलना न्यूजीलैंड ने भी है, सो देखेंगे कि किस तरह उनकी परफॉर्मेंसेज होती हैं। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन, जिस डिस्कशन पे हमने ब्रेक लगाया था, यूसुफ आपसे बात हो रही थी अबाउट इनसिक्योरिटीज़, कि लोग दूसरों को आगे बढ़ाने की कोशिश इसलिए नहीं करते कि वो मुझसे बड़ा ना हो जाए। ये इनसिक्योरिटी तो है सिस्टम में। ये वो करता है जो खुद अच्छा प्लेयर नहीं होता। ओके, 2007 की फिर बात आ जाएगी। फिर 2007 वही से सारी आपकी टीम उधर से नीचे जाना शुरू हो गई। ये 2007 का साल जो है ना, ये मैं इरेज कर देना चाहती हूँ। नहीं हो सकता क्योंकि आपकी कंट्री को नुकसान हुआ है ना। ओके, देखिए रोहित शर्मा बड़ा प्लेयर था, उसको कोहली आ गया साथ, उसको कोई मसला नहीं, उसने उसको खिलाता रहा, चाहे वो फेल भी होता रहा। और टीम में नहीं आने दिया क्योंकि मेरे लेवल का बैटर उस टाइम कोई है ही नहीं था। बॉलर और ऑलराउंडर की बात है, सिर्फ बैटर्स की बात है। तो वो उन्होंने कैसे ड्रॉप कर दिया सर, यही वजह थी, इनसिक्योरिटी। फिर बाद में फिर यही हुआ। तो ये आपकी टीम इस वजह से ख़राब होती है। उनका जो भी कप्तान है, आप मुझे बता दें कोई हल्का कप्तान है, कोई एक नाम निकाल दे इंडिया का,
कोई ऐसा कप्तान नहीं है। तो इसलिए कप्तान जब सही बनेगा। बट देखिए वहाँ पे भी, सॉरी मैं आपकी बात किसी काट रही हूँ, वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा हमें क्यों निकाला, हमें क्या MS धोनी ने युवराज को नहीं निकाला था? और वो तो उनका तो रिफ्ट भी था आपस में, तो वो सोच सकता था। युवराज कई प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये कह सकता था शायद MS धोनी ने अपनी पर्सनल रीजन की वजह से निकाला, MS धोनी ने गौतम गंभीर को निकाला। एक इतनी बड़ी सीनियर प्लेयर्स की लॉट थी जो MS धोनी को हैंडल करनी थी, बिकॉज एक टाइम था जब यंगर टैलेंट को अब इंडक्ट करना होता है। इस तरह कभी हमारा प्लेयर क्यों नहीं सोचता कि येस माय टाइम इज ओवर नाउ, अब एक यंग प्लेयर ने आके मेरी जगह खेलना है? कभी भी नहीं सोचता। अच्छा, कोई भी मैं जब 2007 में मुझे बाहर किया, मेरी कितनी, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपनी कर रहा हूँ ना, मगर मैं एक जनरल परसेप्शन की बात कर रही हूँ कि हमारे यहाँ रिटायरमेंट देते कहाँ हैं सीनियर प्लेयर्स? नहीं, फिर आप तो कह रहे हैं आपकी बात नहीं कर रहे, अब सीनियर प्लेयर। तो मेरी क्या एज थी उस वक्त? मुझे नहीं पता, मैं आपकी एज का 32। ठीक है, 32 में अभी आप कह रही हैं उन्होंने किसको निकाला? सहवाग, गौतम, उसकी जगह कौन आया? कौन आया? जो भी प्लेयर्स आए, अच्छे प्लेयर आए ना, रोहित आया अभी तक खेल रहा है, और भी कोई प्लेयर आया बिल्कुल। तो हमारे क्या आए बताएं जरा, जो भी आए नहीं बताएं ना। बता भी नहीं रही। मैं तो आपसे सिर्फ बात कर रही हूँ यंगर टैलेंट। तो मैं भी तो आपसे पूछ रहा हूँ कौन सा यंगर टैलेंट आया? अच्छे प्लेयर कहाँ से बनते हैं? अच्छे प्लेयर कहाँ से बनते हैं? हमारी टीम का तो सबसे बड़ा मसला ये कि हमारे अच्छे प्लेयर टीम में आके बनते हैं। आप बता दें डोमेस्टिक में नहीं बनते। आपने वैसे मैं जंपिंग करना चाहूँ, 3.5 महीने आई वाज द विटनेस, मैं आंखों से देखा ये कि उस वक्त इंग्लैंड की टीम के साथ ट्रैवल कर रहा था मैं, और ये 5 टेस्ट मैच थे, 5 वनडे थे, 3 T20 थे। धोनी ने जिस तरीके से टीम को शफल किया, आई सो दैट कि सचिन तेंदुलकर, गंगुली उस टूर में खेले, मगर उस टूर के बाद उन्होंने आहिस्ता से रायना को लेके आए, जो चौथे नंबर का बैट्समैन था। और दूसरा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप जो सही कह रही हो कि एक टाइम आता है आपने यंगस्टर्स को इंडक्ट करना होता है। मैंने यूसुफ से 2-3 दफा ये बात की है कि ये बिल्कुल ऑनेस्ट व्यूअर्स सुन रहे हैं। यूसुफ का कहने का मतलब है व्हाट हैपेंड टू मी ओवर द इयर्स, जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ, आने वाले वक्तों में ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हो गया मेरे साथ वो हो गया, वो डन। मगर 2007 में अगर यूसुफ का प्रॉब्लम हो और आपका दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा मैच करता है, इस मैचिंग के ऊपर आपका जो पॉइंट है, टीमें डेवलप ऐसी करती होती है कि आपको सीनियर को निकालना होता है, जो आपके जिस तरह विराट कोहली ना अभी बात कर रहे थे हम, उसका ग्राफ नीचे। आप भी मिस्टेक कर रहे हैं कि 32 में कैसे नहीं, अच्छा मुझे ये बता, काका मुझे ये बताओ कि उस वक्त जब आप हटे तो मिडिल ऑर्डर में कौन कौन थे हमारे पास? यूनुस खान था, मिसबा था 2007 में, हाँ 7-8 के बाद तो आया है ना। अच्छा, यूनुस, मिसबा, शोएब मलिक, हाँ, और कौन थी इसके अलावा मिडिल ऑर्डर हमारे? तो कोई नहीं था ये। अच्छा नहीं, मैं कहने लगा था, सॉरी यूसी मैं कहने लगा, रिकॉर्ड से पता चल जाएगा आपकी जगह किसको लेकर। अब मुझे नहीं पता किसको लेके, लेकिन पहले तो ये कि कैसे निकल कैसे सकता है ये क्यों बताए मुझे। ये वैसे मैं रीजन है ना, कहने लगा था 32 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के बैठा हुआ मैं, 40 प्लस की मेरी वनडे की एवरेज है, और जिन्होंने जिसके नाम लिए निकाल दिया था। फिर नहीं, आप मोहम्मद यूसुफ को बिठा दो, ठीक है बिठा दो। क्या मोहम्मद यूसुफ की जगह पे कोई ऐसा प्लेयर है जो मोहम्मद यूसुफ की जगह ले सके? क्या कोई प्लेयर ऐसा आपने तैयार किया हुआ है? एग्जैक्टली, तो वो भी आज याद ना कर। फिर वो तैयार कब होगा? जब तक कि मोहम्मद यूसुफ को बिठा के उसको खिलाएंगे नहीं और रोटेट नहीं करेंगे। अच्छा चले, वाज दैट रोटेशन या वाज दैट परमानेंटली बिठाने वाली? आप मेरी बात सुने, जो मकसद ये है कि जो लिया है वो रेडी था। हाँ। वो मेरे लेवल का रेडी तो कभी होता ही नहीं हमारा प्लेयर। अभी भी हम यही बात, यूसुफ हमने 3-4 दिन पहले भी यही बात की कि नेशनल टीम में आके रेडी होता है हमारा प्लेयर। हमारा प्लेयर तो रेडी नहीं होता है। हम रोटेशन की बात कर रहे हैं। अगर रोटेशन का मौका कैसे देंगे अगर एक सीनियर प्लेयर बैठेगा नहीं तो? जब वो खेलेगा नेशनल टीम में तभी तो पता चलेगा। मैं थोड़ा सा आपसे डिफर कर रहा हूं, ठीक है, आई एम सॉरी। ये मुझे बताएं कि जब आप यूसुफ को बिठा रहे हैं, बेंच पे बिठा रहे हैं, बिल्कुल ड्रॉप करने में और बिठाने में फर्क है, वही कम्युनिकेशन रेस्ट और ड्रॉप का तो फर्क ही नहीं हमारे आज तक पता चला। तो ये यूसुफ का पॉइंट ऑफ व्यू है कि यूसुफ को बिठाएं बाहर। हाँ। आपको एक यंगस्टर तैयार करना, ठीक है, आप शोएब मलिक को, आप यूनुस खान को बाहर बिठाएं, ठीक है, आपने बाहर बिठा के उसको तैयार कर दिया, ठीक है जी। अब उस बंदे की जगह यूसुफ को आप निकाल दें टीम से और बाद में वापस ना लेके आए, तो फिर यूसुफ का पॉइंट तो ठीक है ना? इस नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ये वो टीमें ये करती हैं और हम क्या करते हैं, हम उसको निकाल के फिर गुड बाय कहते हैं। जैसे इंडिया ने सबसे गलत बात ये है, आपने अगर एक सीनियर प्लेयर को रोटेशन पे रेस्ट करवाया है,
उसकी जगह कोई भी प्लेयर आए, वो कुछ भी करे या ना करे, वापस आना चाहिए। ये शाहिद ने एक एग्जांपल दी थी मैगरा की। ऑस्ट्रेलिया में थे आप लोग, ऑस्ट्रेलिया में पंजा लगाया था, उसकी जगह आगे पंजे, उसके आगे पंजा लगाया, लेकिन पॉन्टिंग ने कहा कि खेलेगा वही अगला मैच, मैगरा ही खेलेगा जिसको मैंने रेस्ट कराया, जबकि नए प्लेयर ने 5 आउट किए। यूसुफ, आपने 2008 की एशिया कप की टीम में थे आप? यूसुफ बात ही नहीं, मेरी आपसे तो बात खत्म हो गई। अच्छा मुझे बता दीजिए, मुझसे नाराज हो गए ये भाई। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अभी भी बात की एशिया कप में मुझे बता दीजिए, आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू भी सही लिए ही नहीं। आप अपनी बता रही हैं। मैं तो जानने की कोशिश कर रही हूँ, मैं 2007 में इस फील्ड में नहीं थी। इनसे नहीं बात, नहीं वो बता दिया यूसुफ, आठ के एशिया कप में यूसुफ छोड़ दे, मैं नहीं खेल रहा था, आप अगली बात। चले। अच्छा बात सुनिए, 2007 से आज बंद जी। हमारा जो हमने, मैं इनकी बात का तो बिल्कुल जवाब नहीं। आपकी मतलब जो आपने क्वेश्चन करना होगा आपने करना। अच्छा बिल्कुल कह रहा हूँ, गुस्सा नहीं है। क्यों? फिर आपको क्रिकेट का नहीं पता, फिर क्या? मुझे 2007 की सिचुएशन नहीं पता, मैं तो आपसे समझना चाहती हूँ कि 2007 की क्या सिचुएशन थी, तो मैं तो सिचुएशन समझना चाहती हूँ। अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा आपका तो रेटिंग बढ़ गई, मेरे नुकसान हो रहा है। नहीं, रेटिंग बढ़ने की तो मैं सिचुएशन से, चले मैं यहाँ से मूव कर जाती हूँ, कोई बात मूव करना चाहिए क्योंकि अच्छा पता क्या है, चिल करें आप, खूबसूरत पानी मंगाओ भाई, पानी रखा है साइड पे, पानी इनके सर पे डालें, चिल करें। अच्छा बहरहाल अच्छा मुशी भाई लाला, जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे थे, इंडिया ने 50 कॉम्बिनेशंस ट्राई किए, लड़के ट्राई किए, बट जब इवेंट आया वही जो आपके मेन सर्कल के प्लेयर्स थे उन्होंने ही खेलना था, रेस्ट दिया गया, कैप्टन्स बदले गए, पांड्या को भी कैप्टन बनाया, इवन और भी बहुत सारे लड़कों को 1-2 मैचेस में कैप्टनसी भी दी गई। लेकिन जब आगे बढ़े हैं तो जो आपके मेन प्लेयर्स थे फिर वही उन्होंने ही खेलना था, बड़े इवेंट्स में उन्होंने ही टीम को लेकर चलना था। तो ये मिस ट्रिक है जो हम करते हैं हमेशा से, यही डिबेट आएगा। बात ये है कि आज ये जो यूसुफ वाली बात हो रही है ना, ये कोई नई बात तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है, इसके साथ भी इसको फील है कि ऐसी आती है, किस वजह से। देखिए बात ये है कि जब हम कहना नहीं चाहिए, किसी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, जैसे जिम्बाब्वे है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, हम यहाँ पे अपनी पूरी स्ट्रेंथों के साथ क्यों जाते हैं। अगर मैं चीफ सेलेक्टर हूँ, मैं मोहम्मद यूसुफ को बुलाऊँ, इज्जत दूँ उसको, मैं बोलूँ यूसुफ मैं थोड़ी सी 2-3 प्लान्स हैं मेरे नए लड़कों को लेके, अगर आप थोड़ा सा रेस्ट करना चाहें, हमारे ये प्लान है, आप हमें बताएं आप क्या चाहिए, तो वो मुझे भी इज्जत देगा ना, वो भी कहेगा कि बिल्कुल ठीक है, आप चीफ सेलेक्टर है, जो आपका डिसीजन है, बात होनी चाहिए, कम्युनिकेशन में। शायद की बात बिल्कुल ठीक है, इस तरह करते खत्म। जिम्बाब्वे जो भी आप, मैं रेडी हूँ, मैं नहीं ये लो वर्ल्ड कप में क्या है, सिर्फ बात ही की है ना मैंने, असल प्रॉब्लम कम्युनिकेशन है जो मैं आप मुझे बताएं वर्ल्ड कप में कैसे बैठा नहीं आप ये बताएं, आप ये बिल्कुल वर्ल्ड कप में आप कैसे बैठा सकते ऐसे कैसे बात कोहली को बाहर बैठा सकते हैं वर्ल्ड कप से? अभी वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ नहीं खेला और कई टीमों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैच नहीं खेला, लेकिन वर्ल्ड कप में खिला रहे हैं ना उसको। बिल्कुल ये रिस्पेक्ट होती है, आपने डिसरिस्पेक्ट उससे हमारे से पहले भी लोगों से की होगी, ये होती रहनी है, इसको रोकना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी कप्तान बने वो अच्छा प्लेयर बने, इसलिए मेरी ये बात होती, पास्ट में ये नहीं किया 2007 में और लाला के बाद, ये दोनों जो बने ये गलत बने। मैं अभी भी कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा हूँ, हमेशा कहता रहूंगा, इसीलिए हमारी टीम नीचे गई है। सही नहीं, और ये पॉलिसी तो बेहतर करना, चीजें बेहतर करने के लिए ये पॉलिसी तो गलत है ही। मतलब हमारी, आप तो परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं, रोटेशन की बात कर रहे हैं, इंजरी की वजह से भी कोई प्लेयर बाहर होता है। मैं बार बार अदनान अकमल की एग्जांपल देती हूँ, एक फिंगर इंजरी की वजह से बाहर हुए, ये जा वो जा, सरफराज ने अच्छा परफॉर्म किया, ही डिड नॉट कम बैक। आबिद अली भी करंट एग्जांपल है, अपने रिहैब उन्होंने खत्म कर दिया, वो खेल रहे हैं, वो तो क्लेम करते हैं दैट ही इज फिट टू प्ले, मगर हम अभी भी टेस्ट में कहीं बात नहीं सुन रहे, कहीं नाम नहीं सुन रहे आबिद अली। नहीं नाम क्या, अभी आपने 8 ओवर की उसमें लेके नहीं गए आप लड़कों को, आपने बिल्कुल आप बिल्कुल ही भूल जाते हो ना। अगर मैं अहमद शहजाद की बात करता हूँ, इतना अरसा टीम से बाहर, वो डोमेस्टिक में इसमें जबरदस्त परफॉर्मेंस, उसने 4 डे क्रिकेट दी है, वनडे का मुझे नहीं पता उसका, तो उसने, अब हमने इतना इन्वेस्ट करके लड़के को भूल क्यों जाते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे उमर अकमल क्यों ना हो। उमर अकमल को तो मैं उसी वक्त लेके आऊंगा, उसको मैं चैलेंज दूं कि आप अपना इतना वेट करके
अपने फिटनेस टेस्ट पास करो, आपके लिए पाकिस्तान टीम के दरवाजे खुले हुए हैं। बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए हमें एज अ चीफ सेलेक्टर, जो भी हो उनको प्लेयर्स को मुशीब भाई प्लान्स देने चाहिए, बताना चाहिए। वो चीफ सेलेक्टर के अंडर में 30, 35, 40 लड़के होने चाहिए कि प्लग एंड प्ले कर सकें। वेरी गुड। मतलब आप जो इंग्लैंड सिस्टम की बात करते हैं, इफ यू रिमेंबर कि हम जब इंग्लैंड गए हैं, टूर किया है, कोविड आउटबर्स्ट हो गया था टीम में, 24 आवर्स में दे स्टूड अप विद अ कंप्लीट न्यू टीम, पूरी नई टीम खिलाई थी और हम हार गए थे उस टीम से। तो आप देखें ना कि वो 5 हफ्ते पहले बंदे को बता देते हैं कि वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट यू फॉर दिस सीरीज। आप वो ब्लंट कम्युनिकेशन करते हैं, उसमें उनके लड़कों को गुस्सा भी चढ़ता है। दे से कि यू नो व्हाई, उनको फिर बताते हैं कि जी हम ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, आपके अंदर ये प्रॉब्लम भी है, आपकी फिटनेस लेवल नहीं है, आपकी फॉर्म नहीं है। फिर उसको ये जवाब दे के जब बाहर बिठाते हैं ना, तो थोड़ी देर को गुस्सा चढ़ता है। जैसे शाहिद ने अभी देखो ना, यूसुफ कितने ईजिली बात उसकी सुन रहा है, क्योंकि इसने कम्युनिकेशन की कि यूसुफ साहब आपने ये मैच जिम्बाब्वे खिलाफ नहीं खेलना, हमने नए लड़के तैयार करने। पर एक बड़ा इवेंट आता है ऑस्ट्रेलिया खिलाफ, आप 3 मैच खेलते हो। ऑस्ट्रेलिया खिलाफ वर्ल्ड कप से पहले 3 मैच खेलते हो, तीनों में रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं खेलते, आपके 2 बड़े प्लेयर नहीं खेलते। आखिरी मैच में खेले, हार गए। बिल्कुल। अब सारी दुनिया ये कहना चाहिए कि यार उन्होंने जीता, उनको खिलाए। उन्होंने वही टीम के साथ गया, आज देखें रिजल्ट्स, क्योंकि उन्होंने अपने सिस्टम को चीट नहीं किया, उन्होंने अपने प्लेयरों को गिरने नहीं दिया। मेरा ख्याल है यूसुफ का इसमें पॉइंट वैलिड है कि कई दफा हम बड़े प्लेयर को ना इस तरह मिस यूज कर रहे होते हैं, उसकी रिस्पेक्ट का एलिमेंट खत्म हो जाता है। और यही इसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो मेरे साथ को भी बाहर किया होता है, बाहर मुझे बताएं। बिल्कुल, वो कहां से बाहर होता है? और कोई रिप्लेसमेंट जब आपके पास ऐसी ना हो, उस पाई की रिप्लेसमेंट ना हो। यूसुफ भाई अभी आप जो माजी में जो हो गया, तू बड़ा सियाना है, तू नहीं मना लिया, काका क्या नाराज किया, हम मना ले, बड़ा सियाना है। नहीं वो उमर से बात करेंगे, पता है आप करें उमर से बात। उनका तो फायदा है ना, हमारा नुकसान है। आप करें उमर से बात, हमारा फायदा भी मुश्तरका है, हमारा हाँ। नुकसान भी मुश्तरका। बात पाकिस्तान की हो रही है। अभी जो माजी है, आप ये कह रहे हैं कि माजी से हमें सीखना है। करंट सिनेरियो में आप सिचुएशन को कैसे अप्लाई करना चाहते हैं? अगर आप होते तो कैसे अप्लाई करते? आप क्या चाहते हैं अभी आइडियल सिनेरियो क्या है? अभी कोई तब्दीली ना की जाए, और वो तो मैंने कल बताया है, उससे बैठ के बात कर लें, कम्युनिकेट किया जाए। बोर्ड का डिसीजन, जो भी डिसीजन होगा बोर्ड का होगा, वो फिर हम सबको उसको ऑन करना है। लेकिन मेरी जो ओपिनियन थी मैंने वो बता दी। बट यूसुफ इस वक्त टीम का सबसे बड़ा खिलाड़ी ही कप्तान है, फिर भी अगर रिजल्ट्स नहीं आते तो फिर तो यही सवाल बनता है ना कि क्या सबसे बड़ा खिलाड़ी कप्तान है, फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, फिर क्या मसला है? देखिए इमरान भाई 12 साल उन्होंने किए, ठीक है, अब रिजल्ट कैसे नहीं है? T20 वर्ल्ड कप की बातें हो रही है ना, T20 में उसने फाइनल खेला है, एक दफा वो खेला है, सेमीफाइनल खेला है, इंडिया को पहली दफा वर्ल्ड कप में किसी ने मारा है, पाकिस्तान टीम ने, तो इसकी कप्तानी में मारा है। ट्रायंगुलर सीरीज जीत के आए न्यूजीलैंड में, अब क्या करें वही बता, फिर उसको T20 दे दे, बाकी से हटा दे, तो ये हो सकता है, उसमें तो ठीक है ना, उसमें ठीक है अगर वो राजी हो जाए तो, बाकियों में रहने दे, फिर वो अगर उस बात पे राजी हो जाए, मगर फिर वहाँ वही क्लेम आ जाता है, हम फिर उसमें फिर बात आ जाती है स्ट्राइक रेट्स, ये इशू, T20 के बैटर्स की ये तरीका होता है। देखिए जरूरी नहीं है कि बड़ा खिलाड़ी कोई बड़ा कप्तान भी हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हम बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट वगैरह की भी बात करते हैं, हम लोग सारे बैठे होते हैं यहाँ बात करते रहते हैं। जैसे रोहित आया ना, आज बैटिंग की है, कप्तान था ना, उसने एक बताया कि मैं कप्तान हूं, मैं लीड कर रहा हूं टीम को, अपने बैट से बताया, उसने परफॉर्म किया है, ठीक है ना। तो ये सबके लिए फिर एग्जाम्पल हो जाती है, कप्तान का एग्जाम्पल सेट करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें वो प्लेयर चाहिए कि जिनकी बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस ना हो, जिनकी परफॉर्मेंस हो जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो, जिससे टीम को फायदा हो, ठीक है ना। तो वो परफॉर्मेंसेस हमें चाहिए, वो लीडरशिप हमें चाहिए, हर हाल में चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बगैर तो आप स्ट्रगल ही करोगे, उसके बगैर जो ए टीम में वगैरह या दूसरी टीम आएंगी उनके खिलाफ तो आप जीतते रहोगे। बड़े इवेंट्स के अंदर किस तरह लड़ना, बड़े इवेंट्स के अंदर तो बड़े दिल वाला ही खेल को लेके चल सकता है, शो को लेके चल सकता है। अगर कप्तान अंदर से तगड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, यकीन माने लड़कों को लड़ाया जाता है। ये लाला इमरान भाई की कोई 92 में परफॉर्मेंस थोड़ी थी, क्या परफॉर्मेंस थी इमरान भाई की एक आधा मैच के अलावा, लेकिन इमरान भाई ने गिरने नहीं दिया, इन लोगों को उठा के रखा है, इतना कॉन्फिडेंस दिया कि फाइनल मैच में मुशी भाई ब्रिल क्रीम लगा के मैच खेल रहे हैं। सही बात है, सही बात है। हाँ बाकी ब्रिल क्रीम लगाया था, जेल लगाई हुई थी मुशी भाई ने फाइनल में कि मैं जेल लगा के
कॉन्फिडेंस दिया था ना कप्तान ने, और क्या था ये तो देखिए डिसीजन तो बोर्ड का है, जिसको मर्जी ले ले। मैं भी अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, मुशी भी अपना, शायद अपना दे रहे हैं Obviously. लेकिन जो आ जाएगा फिर हमने उसको बैक करना। अच्छा वो आ जाए तो साल बाद वो खुदा ना खास उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं होती तो हम सारे फिर शुरू हो करने लगे वैसे आप। कोई बात अरे नहीं, कर रहे हैं बात भाई, कर रहे अच्छा हैं। ये जो यूसुफ बात कर रहे हैं ना, यूसुफ जो बात है छोड़ दिया, साल बाद फिर वही शुरू हो यूसुफ जो बात कर रहे हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये बात तो के साल बाद चेंज कर रहे हैं तो भाईजान आप एक कप्तान को ले आए ना, कप्तान जी आप 3 साल के लिए कप्तान हैं, कप्तान जी आप वर्ल्ड कप तक के कप्तान हैं, करें जो करना है, क्या चाहिए आपको, हमें आपसे रिजल्ट चाहिए, हमें आपसे रिजल्ट चाहिए। इसी नोट पे जो है खत्म करेंगे कॉन्वर्सेशन को। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 5 बजे जब हम वापस आएंगे एक बहुत जबरदस्त डिस्कशन चल रही है, उसको आगे बढ़ाएंगे। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।